जापान भारत के लिए दुनिया की पहली स्लीपर बुलेट ट्रेन बना रहा है। आमतौर पर बुलेट ट्रेनों में केवल बैठने की सीटें होती हैं, लेकिन भारत के लिए खास तौर पर ऐसी ट्रेन डिजाइन की जा रही है जिसमें यात्री लेटकर सफर कर सकेंगे। यह न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी दोनों देशों के संबंधों में एक नया मोड़ ला सकता है। वक्त के साथ देशों की प्राथमिकताएं और सोच बदलती हैं। जापान का रवैया भी इसका उदाहरण है। जो जापान पहले भारत को बुलेट ट्रेन देने को लेकर टाल-मटोल कर रहा था और लागत बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, वहीं अब भारत को बिना कोई रकम लिए दो E5 और E3 सीरीज की ट्रेनें देने जा रहा है। यह बदलाव अचानक नहीं है, इसके पीछे एक गहरी रणनीति छिपी है। भारत और जापान के बीच हाई स्पीड रेल का सपना नया नहीं है। इसकी शुरुआत 2000 के दशक में विचार स्तर पर हुई, लेकिन वास्तविक प्रगति 2013 में तब देखी गई जब दोनों देशों के बीच एक समझौता MOU हुआ। इसमें मुंबई से अहमदाबाद तक 508 किलोमीटर लंबी हाई स्पीड रेल लाइन बिछाने की योजना बनाई गई। आज जो सफर 6 से 7 घंटे में पूरा होता है, वह बुलेट ट्रेन के माध्यम से मात्र 2 घंटे में तय किया जा सकेगा। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के दौरान इस प्रोजेक्ट को और मजबूती मिली। जापान ने भारत को 81,000 करोड़ रुपए का सॉफ्ट लोन 0.1% ब्याज दर पर ऑफर किया, जिसकी अदायगी 50 साल में करनी थी। इसके साथ ही जापान ने अपनी मशहूर शिंकानसेन तकनीक देने का वादा किया, जो 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जापान ने तकनीक में बदलाव किए। यहाँ की गर्मी, बारिश, धूल और दूसरी चुनौतियों को देखते हुए बेहतर कूलिंग सिस्टम, अधिक सामान रखने की सुविधा और खास डिजाइन शामिल किए भी गए। हाल ही में एक जापानी रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि जापान भारत को 2 बुलेट ट्रेनें मुफ्त में देगा। हालांकि ये ट्रेनें आम यात्रियों के लिए नहीं होंगी। इनका उद्देश्य ट्रैक की टेस्टिंग, सिस्टम जांच और भारतीय मौसम में प्रदर्शन का मूल्यांकन करना होगा। असली बुलेट ट्रेनें जैसे E10 या अल्फा एक्स भविष्य में ही भारत आएंगी। जापान का यह कदम चौंकाने वाला है, क्योंकि अब तक वह किसी देश को टेस्टिंग के लिए भी ट्रेनें मुफ्त में नहीं देता रहा है। लेकिन भारत में हो रहे बदलावों और आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते कदमों ने जापान को चिंतित कर दिया है। 2025 की शुरुआत में चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने BML को हाई स्पीड ट्रेन के निर्माण का ऑर्डर दिया, जिससे संकेत मिला कि भारत अब खुद अपनी तकनीक पर काम करना चाहता है। जापान को यह डर सताने लगा कि भारत कहीं पूरी तरह से अपनी राह न पकड़ ले और जापानी तकनीक को पीछे न छोड़ दे। इसी आशंका के चलते जापान ने भारत को टेस्टिंग के लिए 2 ट्रेनें मुफ्त में देने का निर्णय लिया। इसके जरिए वह भारत के साथ अपनी भागीदारी बनाए रखना चाहता है। इस परियोजना में देरी के भी कई कारण रहे हैं। शुरुआत 2017 में होनी थी और 2022 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन अब यह 2027 तक आंशिक रूप से ही चालू हो पाएगा। देरी की सबसे बड़ी वजह जमीन अधिग्रहण रही। महाराष्ट्र और गुजरात में किसानों और स्थानीय निवासियों ने विरोध जताया, जिससे काम रुकता गया और लागत में इजाफा होता चला गया। शुरुआती बजट, जो 1.118 लाख करोड़ था, अब बढ़कर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। जापान की ओर से भी कुछ तकनीकी चुनौतियां सामने आईं। 2018 में एक ट्रेन का हिस्सा अलग हो गया था, जिसके बाद सुरक्षा मानकों को और सख्त किया गया। साथ ही नई और अधिक उन्नत ट्रेनें जैसे E10 अभी बन रही हैं, लेकिन उनके 2030 से पहले उपलब्ध होने की संभावना कम है। अब तक कुल प्रोजेक्ट का लगभग 60% कार्य पूरा हो चुका है। लगभग 360 किलोमीटर ट्रैक बिछाया जा चुका है। 12 में से 8 स्टेशनों पर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। सुरंग और पुल जैसे अहम ढांचागत कार्यों में भी प्रगति देखी जा रही है। जापान ने इस प्रोजेक्ट में तकनीक देने के साथ-साथ भारतीय इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने में भी भूमिका निभाई है। वहीं भारत ने भी केवल जापान पर निर्भर नहीं रहते हुए अपने संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHSRCL के माध्यम से लगातार कार्य हो रहा है।
अब तक करीब 31,350 लोगों को इस प्रोजेक्ट से रोजगार मिल चुका है। जब तक बुलेट ट्रेन सेवाएं शुरू नहीं होती, तब तक वंदे भारत जैसी ट्रेनों को इसी कॉरिडोर पर चलाने की योजना है, ताकि पहले से बनाए गए ट्रैक का उपयोग हो सके। इसके साथ ही भारत का ध्यान इस ओर भी है कि भविष्य में अपनी खुद की हाई स्पीड ट्रेनों का निर्माण कर सके। इस दिशा में भारतीय इंजीनियर जापानी तकनीक से सीखकर स्थानीय समाधान विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या जापान यह ट्रेनें भारत को सिर्फ एक उपहार के तौर पर दे रहा है? शायद नहीं। यह कदम अधिकतर रणनीतिक है। जापान चाहता है कि भारत उसकी तकनीक अपनाए और आगे भी उसी पर निर्भर रहे। भारत की आत्मनिर्भर सोच और तेजी से उभरती वंदे भारत जैसी परियोजनाओं ने जापान को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर इस साझेदारी को बचाना है, तो उसे कुछ बड़ा कदम उठाना होगा। मुफ्त में दी जा रही ट्रेनें इस साझेदारी की नई शुरुआत है। ये एक तरह का परीक्षण है, दोनों देशों की तकनीकी समझ, रणनीतिक दृष्टिकोण और भरोसे का। जहां भारत को इससे आधुनिक तकनीक समझने का अवसर मिलेगा, वहीं जापान को उम्मीद है कि उसकी तकनीक भारत की भविष्य की योजनाओं का हिस्सा बनी रहेगी। अब देखना यह है कि इस साझेदारी से निकलने वाले नतीजे किस दिशा में जाते हैं। क्या यह भारत को और अधिक आत्मनिर्भर बनाएगा या जापान के साथ सहयोग को और मजबूत करेगा?